नमस्कार बच्चों, हम मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है सिल्वर वेडिंग, इसका अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने देखा कि हमारी कहानी के जो नायक हैं यशोधर बाबू, वे पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं और पुराने आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जबकि उनके बेटे हैं वे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो हमने देखा कि यशोधर बाबू कार्यालय से तो 5 बजे विदा रवाना हो जाते हैं, लेकिन अपने घर 8 बजे तक पहुंचते हैं। तो बीच में बिरला मंदिर में किसी संत का प्रवचन सुनने में ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनका मन अपने घर गृहस्थी की बातों में ही उलझा हुआ है। ईश्वर के प्रति उनका ध्यान ज़्यादा लग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि वे मन से अधिक धार्मिक है नहीं। अधिक से अधिक समय घर से बाहर बिताने का प्रयास में ही वे धर्म के प्रति थोड़ा झुक रहे हैं। अब देखो, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए, यानी सुबह की सैर घूमने से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना। यहाँ पर मानस पुत्र किसे कहा गया है? यशोधर बाबू को कहा गया है। किशनदा के मानस पुत्र थे यशोधर बाबू। क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का मतलब है, हेल्दी मतलब स्वस्थ, वेल्दी का मतलब होता है धनी, और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो पूरे इस वाक्यांश का अर्थ हुआ कि जो स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाए वह पक रहा है ना भोजन में, रसोई में, कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ। ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। कौन? किशनदा अपने मानस पुत्र यशोधर बाबू के क्वार्टर में, यानी उसकी सुबह की सैर में उसके घर से आगे से निकलते ना, तब ये कहना नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया। यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड, जल्दी बेड पे जाओ, बिस्तर पे जाओ, यानी जल्दी सो जाओ। एंड अर्ली टू राइज, और सुबह जल्दी उठो। मेक्स बनाता है ए मैन हेल्दी एंड वाइज, आदमी को स्वस्थ एंड बुद्धिमान बनाता है। कि शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, यह जो आदत है यह आदमी को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाती है, ये आदत। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, यानी कभी कभी यशोधर बाबू के क्वार्टर पर सुबह की चाय पी लिया करते, रोज़ नहीं, कभी कभी। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि, जो चित्र, जो प्रतिकृति उनके मन में बसी हुई है, वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। यानी आज किशनदा को गए हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में भी किशनदा की जो छवि, जो चित्र यशोधर बाबू के मन मस्तिष्क में उभरता है, वह सुबह की सैर की जो प्रतिकृति है, जो छवि है, वही उभरती है। कौन सी? कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए। खड़ाऊ बोलते हैं ना, वो लकड़ी की होती हैं, चरण पादुकाएँ बोलते हैं जिसको, लकड़ी की पादुका होते हैं, बीच में अंगूठे में होता है, आगे और पीछे नहीं होता कुछ भी। हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। यही जो चित्र है, छवि है, यही छवि यशोधर बाबू के मन में उभरती है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य का मतलब होता है सबसे बड़ा शिष्य, पट शिष्य मतलब सबसे बड़ा शिष्य, और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई।
किष्किंधा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। यानी वे परंपराएं जो किष्किंधा किया करते थे, तो उनके जाने के बाद में यशोधर बाबू ने उन परंपराओं को निभाने की कोशिशें की। और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, यानी होली के गीत गवाना, जन्यो पुन्नु होती है, ये उत्तराखंड है राज्य, उत्तराखंड का ये एक पवित्र त्यौहार है जिसमें जनेऊ पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। जनेऊ बदलने की एक त्यौहार होता है जो बाद में रक्षाबंधन के साथ इसको मिला दिया गया है। तो जन्यो पुन्नी के दिन सब कुमाऊनियों जो कुमाऊं क्षेत्र की रहने वाली औरतें हैं को जनेऊ बदलने, कुमाऊनियों मतलब जो कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का कमरा दे देना। तालीम शब्द है उर्दू का, वैसे तो शिक्षा, लेकिन यहाँ पर अभ्यास है कि रामलीला का अभ्यास करने के लिए अपना घर का एक क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये है। और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किष्किंधा से विरासत में लिए थे। यानी ये काम पहले कौन करते थे? किष्किंधा किया करते थे, लेकिन उनके दिल्ली से अपने पुश्तैनी घर जाने के बाद में और ये सारे काम कौन करना शुरू कर दिया? यशोधर बाबू ने करने शुरू कर दिए। हालांकि इन सभी कामों से उसकी पत्नी और बच्चे नाराज होते थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर मतलब और भी बुरी बात यह थी कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था। यानी उन सभी पुरानी परंपराओं को निभाने की कोशिश यशोधर बाबू करते थे। इसी प्रयास में उनके घर वाले, उनकी पत्नी और बच्चे भी नाराज़ होते थे। अब पत्नी और बच्चे नाराज़ हों, लेकिन समाज में भी उनको श्रेष्ठ कहा जाए, उनको सराहा जाए, उनकी प्रशंसा की जाए तो भी ठीक थी, लेकिन समाज भी उनके प्रति ज़्यादा उत्साहित नहीं रह गया था उन पुराने रीति रिवाजों के प्रति। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, यानी जिस बुजुर्ग की समाज में इज्जत हो, सम्मान हो। लेकिन जब समाज ही न हो तो ये पद उन्हें क्यों कर मिले? देखो समाज का क्या होता है? जिसमें आपस में हम साथ में बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, घुलते मिलते हैं, कोई सुख दुख साथ में बैठ करके बांटते हैं। लेकिन धीरे धीरे शहरीकरण के कारण यह परंपरा विलुप्त होती जा रही है। तो समाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। तो इसलिए कहा गया कि जब समाज ही नहीं रहा तो उन्हें सम्मानित बुजुर्ग का पद क्यों मिले? यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किष्किंधा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। डेमोक्रेसी बोलते हैं लोकतंत्र को, तो लोकतांत्रिक हैं। और हरगिज ये दुराग्रह मतलब अनुचित जिद हट, कोई जो गलत हट जिद करते हैं, तो ये कोई गलत जिद हट नहीं करते। चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। यानी वे लोकतांत्रिक हैं, ये तो चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह मशवरा परामर्श लें, लेकिन यह हरगिज जिद नहीं करते हैं कि उनके कहे हुए को उनके बच्चे पत्थर की लकीर ही समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। मतलब वे चाहते हैं कि बच्चे उनसे विचार विमर्श करें, सलाह लें, उनको बात अच्छी लगे तो माने, न अच्छी लगे तो न माने, लेकिन बिना पूछे कोई कार्य बच्चों को नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। कहते हैं शर्तिया, गारंटी से शर्तिया तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान ज़्यादा होगा बच्चों का, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। वे कहते हैं कि मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बच्चों में ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जानकारी है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव ही व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। मानो न मानो, झूठे मुँह से सही एक बार पूछ तो लिया करो कि तुम मेरी सलाह मानो चाहे मत मानो, लेकिन एक बार पूछ तो लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं। बच्चे क्या कहते हैं?
बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। अब देखो दोनों की पीढ़ी की सोच में अंतर है ये, और अपनी अपनी जगह है, हम दोनों को ही सही मान सकते हैं। यशोधरा बाबू ये चाहते हैं कि बच्चे उनसे पूछ करके, ये भी मानते हैं कि बच्चों में उनसे ज़्यादा ज्ञान है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनसे पूछें और फिर कोई कार्य करें। इसके विपरीत बच्चे ये कहते हैं कि बब्बा आप तो हद करते हैं, जिस चीज़ को ज्ञान ही आपको नहीं है उस चीज़ से संबंधित बात आपको पूछने से, आपसे बात से पूछने से क्या मतलब निकलता है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि पिताजी को, बब्बा को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो पूछने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यशोधर बाबू ये चाहते हैं कि मैं घर का बुजुर्ग हूँ, बड़ा हूँ, तो मेरे अनुभव का ज्ञान तो मेरे में कम है, लेकिन मेरे अनुभव का लाभ इन बच्चों को जरूर लेना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद, अब देखो ये सारा कार्य जो हमने पढ़ा ना ऊपर है, ये कब यशोधर बाबू के मन में चल रहे हैं, ये जब वे बिरला मंदिर में बैठ करके एक संत का प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन बैठे तो हैं मंदिर में, लेकिन उनके मन में घर गृहस्थी की बातें ही चल रही हैं। उनके मन में ईश्वर के प्रति उस समय कोई भावनाएं नहीं थी, ईश्वर में उनका ध्यान नहीं था, सारा ध्यान अपने परिवार में ही था। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते हैं कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी अस्पताल का नाम से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना। पहले कोयला भी राशन से मिलता था। ये काम आप छोड़ दें, हम कर दिया करेंगे। ये कौन सोचते हैं? ये तो सोचते हैं कि बेटे बड़े हो गए हैं तो उन्हें यह कहना चाहिए कि अब पिताजी, बब्बा आप ये काम छोड़ दें, ये काम हम कर लिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर गया है, तब से बच्चों को इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, एक ही बात है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। अब देखो यशोधर चाहते हैं कि छोटे मोटे काम, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो ये मेरे कामों से मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करें, और बेटे कहें कि ये काम हम कर लिया करेंगे। वे सोचते हैं कि ये काम छोटा मोटा ही है, सब्जी लाना, राशन लाना, दाल लाना, दूध लाना, ये कोई बड़े काम थोड़ी है, छोटे मोटे काम ही है, ये तो व्यक्ति कर सकता है। वे तो ज़िंदगी भर ये काम करते आए हैं, तो उनके लिए ये काम कोई बड़े नहीं है। लेकिन वे सोचते हैं कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे बेटे ये काम करें। इसके विपरीत बेटे क्या सोचते हैं कि जब हम नौकर रख सकते हैं तो ये कार्य हम क्यों करें, इसके लिए हम एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा माँ को भी आराम हो जाएगा, कमाऊ बेटा नमक छिड़कते, कमाऊ मतलब जो कमाने वाला है, बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यानी वो ये भी कहता है कि आप ये कार्य क्यों करते हो, ये कार्य करने के लिए एक नौकर हम रख सकते हैं और उसकी तनख्वाह भी मैं दे दूंगा मेरे पास से, और माँ को भी इसमें से ऐसा करने से, नौकर रखने से आराम हो जाएगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका तकिया कलाम शब्द है समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कुछ अनुचित हो रहा है। मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे, तो वे चाहते हैं कि उनका बेटा है अपना वेतन ला करके और पिताजी के हाथ में रखे कि मेरे को इस महीने में इतना तनख्वाह मिली है, इतना वेतन मिला है। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो 30 पर बेटे का
अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप इतना नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी मतलब उसमें कमियाँ निकालें। अब पिताजी यानी यशोधर बाबू चाहते हैं कि बेटा जो नौकरी लग गया है विज्ञापन कंपनी में, वह अपना वेतन ला करके पिताजी के हाथ में रखे, लेकिन वह नहीं रखता है। अब ये भी मानते हैं कि उनके वेतन हाथ में नहीं मिलता है, उनके अकाउंट में जाता है। तब ये सोचते हैं कि उनका एक जॉइंट संयुक्त खाता भी तो खुलवा सकते हैं और पिता के सारे हिसाब किताब पैसे की संभालना देना चाहिए। अब देखो दोनों के बीच में अंतर समझो आप। पिताजी क्या कहते हैं, एक तरफ तो ये सोचते हैं कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहिए, सब्जी लाना, दाल लाना, राशन लाना, कोयला लाना, जो भी चीज़, दूध लाना, घर के जो सामान का जो लाने का कार्य है वे बच्चों को करना चाहिए, मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें। दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि मुझे अब मेरा जो बड़ा पुत्र है वह मुझे वेतन क्यों नहीं देता है, वेतन मेरे हाथ में देना चाहिए। वे चाहते हैं कि वेतन मेरे हाथ में दे, फिर मैं मेरे हाथ से उनको कहूँ कि तुम जाओ ये इतने रुपए की ये दाल ले आओ, ये ले आओ। तो दोनों में ये विचार में, सोच में अंतर है। इसी क्रम में बेटे ने पिता को यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। पिता का यह क्वार्टर बेटे ने अपना बना लिया है। कैसे? अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, नीचे बोलते हैं दरी फर्श पर, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, मतलब कानों से तो सुनती है लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। आगे देखो, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी सड़कों क्योंकि वहाँ पर नई 6 मंजिला बिल्डिंग का कार्य चला था ना, और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों यानी बगीचों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती, बदरंग मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ हो, तख्ती में उसका नाम लिखा है YD पंत। तो ये सोचते विचारते वे अपने क्वार्टर के पास पहुंच गए हैं। तो आज के लिए इतना ही दिन करेंगे। आप इस कहानी को साथ साथ पढ़ते रहा करो, और कोई बीच में से आपको प्रश्न समझ में नहीं आए, कोई बात, कोई वाक्य, कोई वाक्यांश, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे उस बात का, उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हो। लेकिन साथ साथ इसका अध्ययन किया करो। ये 1-2 दिन में अध्याय पूरा होने वाला है, तो आप इसकी कॉपी भी ले आओ, इसके प्रश्न उत्तर भी साथ साथ ही आपको करते रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।